Assalamualaikum guys, it's me Sayyid Aiba. Welcome back to my channel. Novel है The War of Death by Sayyid Aiman, episode 4. साहिर अपने केबिन में बैठा रेस्ट कर रहा था। आजकल इसकी ड्यूटी इमरजेंसी में थी। अभी इसे बैठे कुछ ही देर गुजरी थी कि इसका इंटरकॉम बजा। एक यूनिवर्सिटी बस का एक्सीडेंट आया है, आप जल्दी से आ जाएं। यह खबर सुनते ही वो जल्दी से उठ खड़ा हुआ और इमरजेंसी वार्ड की तरफ चल दिया। इमरजेंसी वार्ड में दाखिल होते ही इसकी नज़र वहाँ मौजूद स्टूडेंट्स पर पड़ी, लेकिन एक जगह देखने के बाद इसे लगा वो अगला सांस नहीं ले पाएगा। इसके पाँव जैसे ज़मीन में गड़ गए थे। वो अपने मन भारी होते कदमों के साथ चल रहा था। बहुत आवाज़ें इसके कानों में गूंजी थी। तुम जिस दिन मर जाओगी ना, उस दिन मैं भंगड़े डालूंगा। साहिर को अपनी आवाज़ सुनाई थी। मैं जिस दिन नहीं होंगी ना, इस दिन आपको ये दुनिया लगेगी ही नहीं। फजर की आवाज़ इसके कानों से टकराई और वाकई, लेकिन न जाने क्यों इसे ये दुनिया नहीं लग रही थी। वो इसके बेड के पास पहुंच चुका था, जहाँ फजर से निकलते खून के बाद बेहोश पड़ी थी। साहिर को अपनी धड़कनें बढ़ती महसूस हुई, लेकिन अगले ही पल वो होश में आते जल्दी से फजर का खून साफ करते मज़ीद खून बहने से रोकने की कोशिश करने लगा। वो जल्दी से ट्रीटमेंट देने लगा। जब फजर की हालत कुछ संभली तो साहिर के दिमाग में एकदम से निम्रा का ख्याल आया। वो जल्दी से वार्ड से बाहर निकला। वार्ड में मौजूद दूसरे डॉक्टर बाकी मरीजों को देख रहे थे। इसने वार्ड से बाहर निकलते तेज़ी से निम्रा का नंबर मिलाया। अस्सलाम वालेकुम आपी, कहाँ हैं आप? साहिर ने निम्रा की कार उठाते ही पूछा। निम्रा, जो कि अभी अहमद के लिए चाय और अपने लिए कॉफ़ी बनाकर लाई थी, वो काफ़ी पीछे साथ परी से खेल रही थी और आरिफ अहमद को इसके काम के बारे में समझा रहा था कि इसका फ़ोन रिंग हुआ। साहिर का नंबर देखते जल्दी से कॉल पिक की। मैं आरिफ की तरफ हूँ, क्यों खैरियत? निम्रा ने साहिर को जवाब देते पूछा। अभी वो साहिर को समझ नहीं आया था कि वो निम्रा को फजर के बारे में कैसे बताए, जबकि इसके अटकने पर निम्रा को हैरत हुई, क्योंकि वो बड़ी बात ऐसे ही करने वाला बंदा था। क्या वो कुछ बोलोगे भी कि नहीं? निम्रा ने नहायत ही परेशानी से कहा। साहिर का लहजा इसे परेशान कर रहा था। आप ही वो फजर, वो एक दफ़ा फिर अटक गया। क्या हुआ फजर को? कुछ बोलोगे? कब से वो कर रहे हो? अब तो मुझे परेशान कर रहे हो। निम्रा ने अब गुस्से और परेशानी के मिले जुले लहजे में कहा, जबकि अब की बार आरिफ और अहमद भी इस तरफ मत हो जाए। आप ही वो फजर की बस का एक्सीडेंट हुआ है। फजर इस वक्त हॉस्पिटल में। साहिर ने एक ही सांस में कहा और दूसरी तरफ इसकी बात सुनते निम्रा एक झटके में खड़ी। क्या कह रहे हो तुम? मैं अभी आ रही हूँ। उसने जल्दी से कॉल बंद की। क्या हुआ फजर, ठीक है? आरिफ ने पूछा। पता नहीं, जाऊँगी तो पता चलेगा। तुम परी को कुछ देर अपने पास रखो, मैं थोड़ी देर में किसी को भेजूँगी। ओके सही, लेकिन मुझे फिर बता देना कॉल पर। निम्रा जल्दी से निकलती चलेगी। फजर कौन है? अहमद ने निम्रा के जाते ही आरिफ की तरफ देखकर पूछा। मैम की बहन है, लेकिन मैम ने फजर को बिल्कुल बेटियों की तरह पाला है। मैं पिछले 9 साल से इनके साथ हूँ और मैंने जितना देखा है, वो फजर के लिए अपनी जान दे भी सकती हैं और किसी की ले भी सकती हैं। इन्होंने कभी भी मुझे अपने भाई से कम नहीं समझा, लेकिन इनकी जो मोहब्बत फजर के लिए, वो किसी के लिए नहीं। आरिफ के लहजे में उदासी थी। अच्छा चलिए, अब मैं चलता हूँ। अहमद आरिफ के बगल गैर होता निकलता चला गया। निम्रा जल्दी से आरिफ के फ्लैट से निकलती लिफ्ट से नीचे पहुंची और अपनी गाड़ी में बैठते गाड़ी स्टार्ट की। इसकी गाड़ी हवाओं से बातें कर रही थी। वो फुल स्पीड में गाड़ी चलाते ले जा रही थी। इसके कानों में एक ही जुमला गूंजता था, फजर का एक्सीडेंट। बस ये एक जुमला। कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल में मौजूद थी और रिसेप्शन पर पहुंची और इमरजेंसी की तरफ चल दी, लेकिन वहाँ से कहीं फजर नहीं सुनी। इसका सांस रुक रहा था। इसकी फजर कहाँ थी? इसने एक नर्स को रोककर पूछा। आप एक दफ़ा रूम 305 में पता करें। और इसे बहुत अच्छे से मालूम था इस रूम में क्या होता है। इसका दिल एकदम शिद्दत से धड़का और अपने दिल की धड़कनें कम होती महसूस हुई और वो अपना सर मुसलसल नफ़ी में हिलाते नहीं कह रही थी। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी फजर मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वो अपने कदम पीछे को रहती साथ में बड़बड़ा रही थी और एकदम से वो घुटनों के बल बैठती चीखी थी। बहुत से लोग इसके इर्द गिर्द जमा होते वीडियो बना रहे थे, लेकिन वो वहीं घुटनों के बल बैठी थी। इसकी आंखें नमकीन पानी के साथ भर रही थी कि वहाँ शायद इस रश्मि से रास्ता बनाते सामने आया। आप ही इसे निम्रा के कंधे पर हाथ रखते साइड मेरी फजर। साइड को देखते वो फौरन, आपकी लाडली बिल्कुल ठीक है, उठे आए, मैं आपको फजर के पास ले जाऊँ। साहिर की बात सुनते निम्रा ने बेयकीनी से इसकी तरफ देखा, फिर जल्दी से उठ खड़ी हुई और साहिर के साथ चलने लगी। वो दोनों एक कमरे के पास
रुके के तो साहिर ने निम्रा को अंदर जाने का इशारा किया। सामने ही फजर बेड से टेक लगाए बैठी थी। इससे अभी कुछ ही देर पहले होश आया था। फजर को ज़्यादा चोट नहीं आई थी, बस सर पर 4 स्टिचेस आए थे। फजर को देखकर निम्रा जल्दी से फजर की तरफ बढ़ी और इसे अपने सीधे से लगा लिया। मिर्जान, मेरा बच्चा, आप ठीक हो ना? आपको कहीं दर्द तो नहीं है? वो अब इससे अलग होते इस पर के सर पर पट्टी बनते देखते हुए बोली, सर पे चोट, आपको ज़्यादा दर्द तो नहीं हुआ और आना? निम्रा फजर के सर पर लब रखते बोली, नहीं अपिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दर्द नहीं मुझे। साहिर पहले ही फजर को दर्द का इंजेक्शन लगा चुका था, जिसकी वजह से इसका दर्द अब कम था। निम्रा की आंखें शिद्दत सबसे लाल थी। वो फजर के मामले में इंतहा के एहसास थी। माँ बंद कर पाला था। इसको चोट फजर को लगती थी, दर्द निम्रा को होता था। जान बसती थी फजर में निम्रा की। मैं भी साहिर से बात करती हूँ, तुम रेस्ट करो, मैं आती हूँ। ओके? वो फजर को कान थपथपाते बोली। फजर ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया तो निम्रा भी बाहर की तरफ बढ़ गई। साहिर के कैबिन का दरवाज़ा नॉक करते अंदर गई और बोली, तुमने फजर को प्रॉपर चेकअप किया है ना? या इसे कोई इंटरनली चोट तो नहीं आई, ठीक है ना? निम्रा के लहजे में फिक्र थी। जी अभी मैं पहले ही इसका प्रॉपर चेकअप कर चुका हूँ। इसे कोई इंटरनल चोट नहीं है। 4 स्टिचेस आए हैं, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 1 हफ्ते तक इसके स्टिचेस खुल जाएंगे और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। साहिर ने निम्रा की तरफ रिपोर्ट्स बढ़ाते हुए कहा, तुम श्योर हो ना? अगर इसके कोई टेस्ट वगैरह करने हैं तो करवा लो, ये ना बाद में मसला हो। नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। साहिर ने निम्रा को मुतमईन किया। अच्छा चलो, अगर वो ठीक है तो डिस्चार्ज पेपर बनवा लो, तुम इसे घर ले जाओ, रेस्ट करेगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी। कहते हुए खड़ी हुई। साहिर ने ओके कहा तो निम्रा भी फजर के रूम की जानिब बढ़ी। कुछ ही देर में हॉस्पिटल की तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके निम्रा फजर को लेती घर आ गई। घर पहुंचते निम्रा ने फजर को बिठाया और ख़ुद निम्रा के लिए जूस बनाने किचन की तरफ चली गई। वो खुद इंतहा की थकी हुई थी। पहले इंटरव्यूज़, फिर मीटिंग और फिर आरिफ के घर जाना और फिर ये हॉस्पिटल। लेकिन इस वक्त उसे सिर्फ और सिर्फ फजर की टेंशन थी। जल्दी से फजर के लिए जूस बनाते फजर को दिया तो फजर ने कुछ याद आने पे, अपिया क्या नाम है आपके असिस्टेंट का? कुछ सोचने के बाद बोली, हाँ वो आरिफ, इसका एक्सीडेंट हुआ है कोई, कल मैंने इसे कॉल की थी, इसने बताया। फजर की बात सुनते निम्रा ने इसे खफगी से देखा। फजर, पहली बात वो आपसे बड़ा है और बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, ये बताया है ना मैंने आपको, फिर भी आप ऐसे बात करती हैं। और दूसरा, हाँ इसका एक्सीडेंट हुआ है, टांग फ्रैक्चर हुई है इसकी। निम्रा फजर को समझाया। वो डरती थी इन दोनों के इस नफरत से कि जब इन्हें हकीकत मालूम होगी तो क्या होगा, कैसे बर्दाश्त करेंगे वो दोनों इस हकीकत को। अगर इनमें से एक ने भी इस हकीकत को कबूल न किया तो क्या करेगी निम्रा? इस पल का सोचते निम्रा की जान जाती थी। वो अपनी सोचों में गुम थी कि इसे इन सोचों से बाहर फजर की आवाज़ निकाला, ओहो ये तो बहुत बुरा हुआ इसके साथ। वो लहजे में मसनूई अफसोस लाते हुए बोली, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था आरिफ का एक्सीडेंट हो या ना हो। इसे फ़र्क तब पड़ता है जब निम्रा इसके साथ लेती थी। इसकी नज़रों में वो एक मामूली असिस्टेंट था जिसे निम्रा ने कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ा रखा था बकौल फजर के। लेकिन फजर के क्या जाने वो निम्रा के लिए क्या था। इसकी ज़िंदगी में फजर और आरिफ दोनों की ही ख़ास जगह थी। अच्छा छोड़ें, हम भी किसकी बातें लेकर बैठ गए हैं। परी कहाँ है? वो नज़र नहीं आई। परी को याद आती फजर ने पूछा। निम्रा को भी याद आया कि वो इसे आरिफ की तरफ छोड़ आई थी। वो शेट, मुझे साहिर की जब कॉल आई तो आरिफ की तरफ ही थी, मैं इसे वही छोड़ आई थी। इसने सर पर हाथ मारते हुए कहा और जल्दी से अपना फ़ोन ढूंढने लगी। फ़ोन के मिलते ही इसने आरिफ को कॉल मिलाई। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं जानता हूँ आपने परी का पूछने के लिए कॉल किया है। परी इस वक्त सुकून से अपनी नींद पूरी कर रही है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आरिफ ने कॉल उठाते ही निम्रा को परी के बारे में बता दिया। वो जानता था वो परी के लिए परेशान होगी। वालेकुम अस्सलाम, आई एम सॉरी, तुम्हें मुश्किल हुई होगी, मैं आती हूँ इसे। अस्सलाम वालेकुम। अभी निम्रा बोल ही रही थी कि इसे फ़ोन से साहिर की आवाज़ है। वालेकुम अस्सलाम। देखिए मैम, आपका मसला तो वैसे ही हल हो गया है। साहिर के सलाम का जवाब देते आरिफ ने निम्रा से कहा, वो तो ठीक है लेकिन साहिर से लेकर कैसे आएगा? परी के साथ वो ड्राइव कैसे करेगा? निम्रा ने परेशान से पूछा, क्योंकि निम्रा को तो आदत हो चुकी थी। वो तो अब अक्सर परी को गोद में बिठा कर भी ड्राइव कर लेती थी, लेकिन बाकी किसी को आदत नहीं थी, इसलिए वो परेशान हो रही थी। आप परेशान नहीं हो, मैं परी को ले आऊँगा, साहिर ने कहा, क्योंकि आरिफ पहले ही स्पीकर ऑन कर चुका था। लेकिन निम्रा अभी कुछ कहती कि सर्वर, लेकिन कुछ नहीं। आप फजर का ध्यान रखें, मैं परी को ले आऊँगा, इतना तो यकीन कर सकती है ना? या आपको मुझ पर यकीन नहीं है? ये मेरी ड्राइविंग स्किल्स पर शक है। हाँ मैं समझ गया, आपको मुझ पर यकीन ही नहीं है। कोई नहीं, आ जाएँ आप खुद ही मुझसे लेने। मैं तो आपके भले के लिए कह रहा था, लेकिन अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं क्या कर सकता। सारे एक दफ़ा फिर नॉन स्टॉप बोलना शुरू हो चुका था। इसकी बातों को ब्रेक निम्रा की आवाज़ ने लगाई, बंद करो अपना ड्रामा, ले आना अपने साथ, लेकिन ध्यान से। गाड़ी में बैठने से पहले
इसे उठा देना और फिर सीट बेल्ट लाजमी लगा देना, और हाँ गाड़ी स्लो और एहतियात से चलाना। अगर वो रोए तो इसे फीडर दे देना। निम्रा इसे हदायत दे रही थी, जबकि साहिर अब झंझला उठा और बोला, बस बस इतनी हदायत काफ़ी है, मैं ले आऊँगा इसे, अब परेशान नहीं हो। साहिर के कहने पर वो भी कुछ नॉर्मल हो। अच्छा है, वहाँ से निकलने से पहले मुझे कॉल कर देना। निम्रा ने एक आखिरी बात कहते कॉल बंद कर दी। जानती थी अगर अब इसने मज़ीद कुछ बोला तो साहिर फिर से शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ साहिर और आरब दोनों ही नफ़ी में सर हिला कर रह गए। निम्रा और निम्रा की सबके लिए फ़िक्र कभी ख़त्म नहीं हो सकती। वो अपने अलावा हर एक की फ़िक्र करती थी। साहिर परी को घर ले आया था, लेकिन न जाने क्यों आज इसका फजर को एक झलक देखने का दिल कर रहा था। वैसे तो वो इससे पहले लड़ता रहता था, लेकिन आज इसे इस हालत में देखते इसकी जान क्यों निकल रही थी, वो ये बात समझने से कासिर था। अभी फजर कहाँ है? आखिर अपने दिल की आवाज़ पर लब्बैक कहते इसने अपने लहजे को सरसरी बनाते निम्रा से पूछ लिया। निम्रा ने छंपे से साहिर की जानिब देखा। इसके ऐसे देखने पर साहिर जल्दी से बोला, नहीं मैं तो वैसे ही पूछ रहा था, इसे चोट लगी है ना, तो मैं सोचा पूछूँ। आज कोई लड़ने वाला नहीं था ना, इसलिए मेरा कोई गलत मतलब नहीं था। मैं तो बस एक मिनट भाई, मैंने तो तुम्हें कुछ बोला है? मैं तो बताने लगी थी वो रूम में अभी खाना खा के गई, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? निम्रा के कहने पर साहिर शर्मिंदा हो, जबकि निम्रा ने लब दांतों में दबाते अपनी हंसी जब्त की। वो मेरी तो बस ऐसे ही ओके। किसियानी हंसी हंसते हुए बोला, वही तो मैंने तो जब कुछ कहा है। निम्रा को भी अब इसे तंग करने में मज़ा आया था, जबकि साहिर ने वहाँ से जाने में ही अपनी आफियत समझी। न जाने से क्या हो गया था। अच्छा अब मैं चलता हूँ, मामा लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। निम्रा भी मज़ीद इसे तंग करने का इरादा तक करते हुए बोली, खाना तो मैं ओ सॉरी, यहाँ पर एक लाइन है कि बैठो खाना खाओ मेरे साथ। तो उसके बाद ये लाइन आती है, खाना तो मैं खाकर आया हूँ आपके असिस्टेंट और सॉरी असिस्टेंट के साथ, इसने तस्वीर करते हुए कहा। जबकि इसके इस तरह तस्वीर करने पर निम्रा को बहुत हंसी आई। क्यों पड़े रहते हो तुम दोनों उसके पीछे, कोई हाल नहीं है, निम्रा नफ़ी में सर लाते हुए कहा। चलिए अब मैं चलता हूँ, ये कहते ही चला गया। निम्रा भी परी को उठाते अपने कमरे का रुख किया। अहमद आरिफ के घर से निकलने के बाद मिठाई लेते अपने घर की तरफ किया। आखिर इसे जॉब मिल ही गई थी, और ये खबर वो घर वालों को बगैर मिठाई के सुना नहीं सकते। अगर वो बगैर मिठाई के चला भी जाता तो फातिमा ने कौन सा इसे छोड़ देना, तो जानता था इसकी बहन मिठाई की दीवानी है। फातिमा अम्मा कहाँ है? सब घर पहुँचते ही अहमद ने सबको ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दी। क्या हो गया है? कौन सी क़यामत आ गई है जो तुम इस तरह चीख रहे हो? साजिदा बेगम किचन से बाहर आई। शेर भी बाबा बाबा कहते बाहर आ चुका था। क़यामत नहीं आई बल्कि खुशखबरी आई है, मुझे नौकरी मिल गई है। फातिमा भी बाहर आ चुकी थी। फातिमा को देखते हुए इसकी जान पड़ा और फातिमा तुझे पता है मेरी बॉस कौन है? अहमद ने फातिमा की तरफ सवालिया नज़र देखते हुए कहा। कौन? फातिमा ने भी अपने भाई की तरफ सवालिया नज़र से देखा। तेरी फेवरेट डिज़ाइनर निम्रा नूर शराजी मेरी बॉस है। अहमद ये बताने पर फातिमा के चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। क्या आप सच कह रहे हैं भाई निम्रा नूर शराजी आपकी बॉस है? इसने भी यकीनी से अपने भाई की तरफ देखते हुए कहा। इसे यकीन नहीं आ रहा था इसका भाई सच कह रहा है। इसकी फेवरेट डिज़ाइनर इसके भाई की बॉस है। हाँ तो और क्या, मैं झूठ बोल रहा हूँ? वही मेरी बॉस है। अहमद ने कहते ही मिठाई के डब्बे में से एक गुलाब जामुन उठाते फातिमा के मुंह में डाला और फिर अम्मा की तरफ बढ़ते इन्हें भी मिठाई खिलाई। साजिदा बेगम ने इनके सर पर हाथ रखते हुए कहा, अल्लाह तुम्हें कामयाबियाँ दे। नम लहजे में बोली, कब से जाना है? साजिदा बेगम ने मुझसे पूछा। कल से जाना है। अब जल्दी से खाना दे दें, बहुत भूख लगी है। मैं तब तक बीजान के पास हूँ। वह शेर को उठाते हुए बोला और बीजान के कमरे की तरफ बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम बीजान, कैसी हैं आप? अहमद दादी के सामने झुकते हुए बोला। वालेकुम सलाम बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ? बीजान ने भी इसके सर पर प्यार करते हुए कहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको पता है मेरी नौकरी लग गई है। अहमद ने खुशी खुशी बताया और वहीं पर बैठ गया। अच्छा मुबारक हो शेर, जो कब से अपना इग्नोर और न बर्दाश्त कर रहा था। जब मज़ीद बर्दाश्त ना हुआ तो इसने अहमद के बाल जोर से खींचे, जिस पर अहमद दर्द से तलमिला उठा। जबकि शेर खुश होते तालियां बजाते खिलखिलाने लगा। शेर को खुश होता देख अहमद भी मुस्कुराने लगा। यही तो इसकी खुशी की वाहिद वजह थी। निम्रा और अहमद में एक बात कॉमन थी, दोनों ही सिंगल पेरेंट्स थे और अपने बच्चों पर जान छिड़कते थे। शेर को बाबा के साथ खेलना है, बाबा के साथ शरारत करनी है। शेर ने एक दफ़ा फिर अहमद के बाल खींचे। इसे अब इस खेल में मज़ा आ रहा था। जबकि बीजान प्यास पे थी, इन दोनों को खुश देखते मुस्कुरा रही थी। आ जाओ खाना लग गया है। अभी वो दोनों खेल रहे थे कि साजिदा बेगम की आवाज़ आई। अहमद बीजान को खड़ा करते हाथ से इन्हें अपने हसार में लेते, जबकि दूसरे हाथ में अहमद को उठाते बाहर की तरफ आया, जहाँ साजिदा बेगम खाना लगा रही थी। फिर इनके सब ने बैठ कर खाना खाया और साथ बातें करने लगे। ये एक नीम अंधेरे में डूबा एक कमरा था,
जहाँ इस वक्त टेबल के इर्द गिर्द 4 नफूस बैठे अपने 5वें साथी का इंतज़ार करते। ये इंतज़ार ज़्यादा लंबा नहीं था। वो दरवाजे से दाखिल हुए तो एक के अलावा सब खड़े हो गए। इन सब की ड्रेसिंग एक जैसी थी। सभी वाइट पैंट, वाइट शर्ट, वाइट शूज़, वाइट कैप पहने थे। इनमें से अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कौन लड़का है और कौन लड़की। 5वें नफूस जो अभी वहाँ दाखिल हुआ था वो सरबराही कुर्सी पर बैठ गया तो बाकी सब भी इसके इशारा करने पर बैठ गए। डेथ टेबल ये किसी एक का नाम नहीं था, बल्कि ये एक टीम थी 5 लोगों पर मुश्तमिल, जिनमें 2 लड़कियां और जबकि 3 लड़के थे। इस टीम की लीडर भी एक लड़की थी जो इस वक्त सरबराही कुर्सी पर मौजूद थी। डेथ टेबल की टीम को इस लड़की ने ही बनाया था। ये पांचों कैसे मिले, इस टीम का हिस्सा कैसे बने, कोई नहीं जानता था। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सरबराही कुर्सी पर मौजूद लड़की ने बात का आगाज़ किया। वालेकुम सलाम। हम सब ठीक, सब ने यकजुबान होकर कहा। मेरा नहीं ख्याल यहाँ पर किसी को बताने की ज़रूरत है कि हम यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं, हमारा अगला टारगेट कौन है, कहाँ है और इसके बारे में क्या मालूमात निकालनी है। इस लड़की ने दोबारा से कहा। यस मैम, नेक्स्ट टारगेट इज़ KNN हॉस्पिटल। ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर सस्ते इलाज के नाम पर लोगों के ऑर्गन्स निकाल लिए जाते हैं, इन्हें आगे स्मगल कर दिया जाता है। इसमें बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स और शहर की बहुत नामवर हस्तियाँ शामिल हैं, जिनमें से कुछ का हमें मालूम हो चुका है, जो कि ये हैं। दूसरी लड़की ने बोलना शुरू किया और आखिर में प्रोजेक्टर पर कुछ तस्वीरें दिखाई। ये वो लोग हैं जो इन सब में शामिल हैं। इनकी लीडर बहुत गौर से इन तस्वीरों को देख रही थी। इन लोगों की इन्फॉर्मेशन निकलवाओ, जल्द से जल्द, एक हुक्म सादर हुआ। जी मैम, मैं पहले इन सब की इन्फॉर्मेशन निकलवा चुका हूँ। हर मुमकिन इन्फॉर्मेशन जो निकल सकती थी वो मैंने निकाली। इस बार एक लड़का खड़े होते हुए बोला। और मैम, हमने इनका पीछे किया, इनके खिलाफ कोई ख़ास सबूत नहीं मिले। ये बहुत होशियार से काम करते हैं, अपने पीछे कोई सबूत नहीं चढ़ते, अपना काम नहायत ही साफ तरीके से करते हैं। मैं पिछले 3 दिन से इनका पीछा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई ख़ास चीज़ मालूम नहीं हुई। इस बार दूसरा लड़का बोला। लीडर ने इसकी बात पर हंकारा भरा। तो फिर क्या हम इनके खिलाफ जाएंगे? इस बार तीसरे लड़के ने बोला। नहीं, हमें जब तक इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता हम इनके खिलाफ नहीं जाएंगे। हम किसी मासूम की जान नहीं ले सकते। जब तक हमारे पास इनके खिलाफ सबूत नहीं आता हम कुछ नहीं कर सकते। तुम लोग इन लोगों पर नज़र रखो, ना कोई सबूत छोड़ेंगे। तुम लोग हॉस्पिटल स्टाफ बन कर जाओ, इनका एतमाद कीजिए और इन पर पल पल नज़र रखो। तीनों लड़कों की तरफ मुतवज्जा होते हुए कहा। और तुम इस बार लड़की की तरफ मुड़ी। तुम इसके साथ मुलविस बाकी के लोगों की इन्फॉर्मेशन निकाल। तब तक मैं देखती हूँ कि मैं इस इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकती हूँ और कैसे इनसे इनका कन्फेशन निकलवाती हूँ। सब ने एक साथ कहा, नो वे। हम आपको इस तरह अकेले कुछ नहीं करने देंगे। हम सब एक टीम है, जो भी काम करेंगे मिलकर करेंगे। आप अकेले कुछ नहीं कर सकती। ये हमारे साथ धोखा है। एक लड़के ने कहा, मैंने तुम सबके काम बताए हैं तो वो काम भी तुम लोग अकेले ही करोगे। तुम लोग अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो। अभी वो कुछ बोलने लगे थे। दोबारा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन में से कोई कुछ बोलता तो दोबारा से बोली, लेकिन कुछ नहीं। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अब कोई बहस नहीं। आज की मीटिंग यहीं तक थी। ये कहते ही खड़ी हो गई। इसके खड़े होते बाकी सब भी खड़े हुए। वो अपना मास्क और कैप पहनते चली गई। इसके निकलते ही बाकी सब भी अपना अपना काम पूरा करने के लिए निकल गए। Thanks for your time. This is our new episode. Hope you like it. If you like the episode, hit on the like button, subscribe my channel and press on the bell icon for next updates. Thanks and Allah Hafiz.